सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि शॉपिंग सेंटर्स खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में दिया है, ईद के बाद जायजा लेंगे कि आखिरकार करना क्या है। कल के रोज़ बड़ी खलबली मच गई थी इस बात के बाद कि जी चीफ जस्टिस ने जो सारे चूँकि कोरोना वायरस पे एक खुद नोटिस लिया हुआ है, पहला खुद नोटिस है जिसके ऊपर जो उन्होंने हुक्म दिए थे, उसके बाद एक पूरे मुल्क में हलचल मच गई थी। आज भी इस हवाले से जब मज़ीद हेयरिंग हुई आगे, और उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जी शॉपिंग सेंटर्स की जहां बात हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे कंसर्न्स बार बार सामने आ रहे हैं, उसका कहा कि खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में दिया है। वहीं जी दूसरी जानिब हम देखें अगर तो ऑपोजिशन जो कि सिंध ने है, उसने माली एमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया है। और साथ ही साथ सिंध में गवर्नर राज की भी एक दफ़ा फिर बात हो रही है, वफाक सूबे में मुदाखलत करे। आज फिरदौस शमीम नकवी साहब ये कह रहे थे। दो रोज़ कबल इस चीज़ की तरदीद आई थी कि कोई गवर्नर राज लगाने की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा, शबली फराज साहब ने कहा था। लेकिन अब एक मरतबा फिर आज गवर्नर राज की और माली एमरजेंसी की बातें क्यों गूंज रही हैं ये समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ से जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह देते हैं, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो फिर यहाँ से ये बात करने क्या तो बनता है नहीं। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जी साथ ही साथ जो है वो हमने ये भी देखा कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी नैब जो चाहे मर्जी कर ले, केस कोई नहीं बना सकती, नैब जो भी तफ्तीश करे वो पाकिस्तान के आवाम को दिखाई जाए। और ये भी मुतालबा किया उन्होंने कि 2 साल से नैब और ये हुकूमत करप्शन साबित करने में नाकाम है, मुल्क में वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से सफ़ेयारा है। इस तरह की बातें जी करते हुए वो भी नज़र आए। बहरहाल क्या सिचुएशन है, सारे मामलात पर बात करूँगी। और दूसरी जानिब जी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कल भी मैंने कहा था कि महकमा रेलवे ने ट्रेन के सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए SOPs जारी करके ट्रेन की सर्विस स्टार्ट तो करने का कहा है, लेकिन सिंध इस मामले पे भी ताहाल ना मानू की रट लगा के बैठी है सिंध हुकूमत। सो वेल लेट्स सी कि क्या होता है जी, क्यों ये इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टूडियो में जाऊंगी। सचल दीवान साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सचल दीवान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त हैं सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा नून लीग किस तरह से देख रही है चीफ जस्टिस साहब ने जो ये फैसला लिया है ईद के हवाले से शॉपिंग सेंटर्स खोलने की। कल बात हुई, पीपल्स पार्टी तो इस पे गिला करती हुई बहुत नज़र आ रही है, और इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, चूँकि पीपल्स पार्टी की जो मेन आला क़यादत आगे आगे जो लोग हमें नज़र आते हैं ख़ास तौर पे, वो टॉन्ट भरे जो ट्वीट्स हैं वो करते हुए बड़े नज़र आए। उनमें सईद गनी साहब भी सर फहरिस्त हैं, कुछ जो है वो वज़ीर आला सिंध के जो मावन खुसूसी हैं, मुशीर हैं, वो भी इस जजमेंट के हवाले से बड़े ही टॉन्टिंग अंदाज में ट्वीट्स करते हुए कल नज़र आए। लेकिन बहरहाल टीवी स्क्रीन पर ये कहते हुए मिले कि जी हम मनोअन तस्लीम करेंगे हुक्म। कल नासिर शाह साहब भी थे प्रोग्राम में, उन्होंने ये बात कही। लेकिन असल बात यह है कि मनोअन तस्लीम करना और सिर्फ मुंह से बोलना है, दिखावा करना, और एक्चुअली एग्जीक्यूट करना प्रैक्टिकली, देयर टू डिफरेंट थिंग्स। आप किस तरह से समझते हैं इस सारी सिचुएशन को जो कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसके पेश नज़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिदा सैफी साहिबा। देखिए, जिस तरह डॉक्टर या इंजीनियर जाकर जज साहिबान की जगह बैठ के फैसले नहीं कर सकते, इसी तरह जो वबा है इसके हवाले से फैसले वबाई अमराज के माहिरीन के मशवरे पर ही किए जाने चाहिए। इसके अलावा अगर आप करेंगे तो ये नतीजा ठीक नहीं होगा। ईद तक या ईद की छुट्टियां ले ले तो ये गोया 10-12 दिन हैं। वबा का जो सबसे खतरनाक पहलू है वो उसका फैलाव होता है, जिसे अंग्रेजी में स्प्रेड कहते हैं। एकदम का बेकाबू हो जाए तो लाखों नहीं करोड़ों लोग मर जाते हैं।
अच्छा, मैं आपसे आपका जवाब ले रही हूँ, गालिबन कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं एक ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू हो रही थी, सिद्दीकुल फारूक साहब और दीवान सचल साहब मौजूद है मेरे साथ। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैंने आपसे जो सवाल किया था, कैसे देख रहे हैं इस सारे मामलात को? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम सब का जो बुनियादी मकसद है वो अवाम को कोरोना की हलाकत तेजी से बचाना है, और इसके लिए उसी तरह जिस तरह डॉक्टर या इंजीनियर जाकर चीफ जस्टिस साहब या जज साहिबान की कुर्सी पर बैठ के फैसले करने शुरू कर दे, वो गलत होगा। इसी तरह से वबा से कंट्रोल करने के लिए जो वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर हैं, उनके मशवरे पर हमें चलना होगा। उनका मशवरा जो था उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, और वबा में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो इसका स्प्रेड है। ये एक मरतबा हाथ से निकल जाए, फैल जाए, तो आप वबाई अमराज की तारीख देख लें, वो ताउन हो, वो फ्लू हो, वो दीगर वबाएं हों, करोड़ों लोगों की जानें वो ले गई। अब ये 10-12 दिन, 13 दिन, 14 दिन ईद के आज से आप गिन लें, इसमें खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज, ये वबा फैल गई तो फिर कंट्रोल रिव्यू करने से, फैसला रिव्यू करने से तो फिर काम नहीं बनेगा ना जी, वो तो फैल जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालतों को फैसला करते वक्त देखना चाहिए कि किसी चीज़ के बारे में उनकी एक्सपर्टीज है नहीं है, और अगर फैसला करें तो मुतल्लिका माहिरीन की राय की रोशनी में ही फैसले करें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा सिद्दीकुल फारूक साहब, चलिए ठीक है, मैं इस पे आपकी तरफ आती हूँ। पहले मैं दीवान सचल साहब की जानिब। दीवान साहब, मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामला, क्योंकि अब जो फैसले आ रहे हैं वो डेफिनेटली उसी नैरेटिव को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का था कि इतने लोग भूख से मर जाएंगे, इतने लोग बेरोजगारी से मर जाएंगे जितने कोरोना से नहीं मरेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई ने अपनी इस पे बिल्कुल जो पॉलिसी है वो डे 1 से क्लियर रखी है। कोरोना के जो सेफगार्ड्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, अपना ये जो मास्क है, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, डेटॉल का इस्तेमाल है, ये सब तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन आप रोज़गार लोगों का अगर बंद करेंगे तो बाहर की दुनिया में ये हुआ है कि जिन मुल्कों ने कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन किया भी था तो उन्होंने पहले उनको अनाज घर पहुंचवा के दिया। सिंध में जो लॉकडाउन हुआ, आप इसमें हालात देखें, लोगों को काम नहीं मिल रहा, आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, आपने छोटे दुकानदार बंद कर दिए, उसके बाद ये एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन खेल रहे हैं ये लोग बैठ के। ऑब्वियसली इसमें जो हमारी इकोनॉमी है वो इतनी बुरी तरह हर्ट हुई है, नॉट के दुनिया में नहीं हुई है, दुनिया में और जगहों पे भी हुई है, लेकिन क्योंकि हमारी गुर्बत की परसेंटेज ज़्यादा थी तो हमारी ज़्यादा हर्ट हो रही है, गरीब लोगों को खास करके। नंबर 2, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो इतने सालों से चल रहा है, 2010 से ये चल रहा है। ये कहते हैं जी हमें तो यही नहीं पता कि हमारे पास जो अनस्किल्ड लेबर है और जो डे वेजर्स हैं उनका हमारे पास डेटा नहीं है। तो भाई आप तो इतने सालों से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आपके पास डेटा कैसे नहीं होगा? अब वो यहाँ तो वो डेटा देना नहीं चाहते क्योंकि उस डेटा में फ्रॉड है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड निकला कि इनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स पकड़े गए, उसमें एड लेते, उनकी वाइफ्स का नाम आ गया, 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, 21 ग्रेड तक के ऑफिसर्स की बीवियों का नाम था। तो वो नाम किसी ने तो डलवाया होगा ना। एंड लाइक इन ऑल केसेस हमारे यहाँ सजा बहुत लेट दी जाती है, या नहीं दी जाती है, या बहुत लेट दी जाती है। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़ा होगा जो कराची में डिमोलेशन हुई इलीगल बिल्डिंग्स की, अरे भाई जिन्होंने इजाजत दी उन बिल्डिंगों की वो तो अरबपति होकर घर चले गए। अब जो बिल्डिंगों में गरीब बच्चा रह रहा है, जो गरीब आदमी रह रहा है, जिसने वो अपने पैसों से खरीदी है, आप उसको कह रहे हैं बाहर निकाल दो। उनको पकड़ो ना जिन्होंने इजाजतें दी। और वो ऑब्वियसली कौन थे? उस टाइम के गवर्नमेंट वाले थे, और कौन देगा इजाजत? तो हमारे यहाँ होता ये है कि अब ये जो डेटा नहीं है, अनस्किल्ड लेबर का डेटा ही नहीं है भाइयों के पास, हमारे पीपीपी वाले दोस्तों के पास। क्यों नहीं है आपके पास डेटा? पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी तो एक बात तो मैं मानता हूं कि उनका कुछ ना कुछ डेटा मिल गया अनस्किल्ड लेबर का। सिंध वाले कहते हैं हमारे पास डेटा ही नहीं है। मुराद खान साहब ने खुद कहा ऑन रिकॉर्ड कि हमारे पास डेटा नहीं है। भाई ये डेटा आप कलेक्ट करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता था घर पे बैठ के डेटा कलेक्ट। ठीक,
क्या कह सकते हैं अब इनको? ठीक है सदीकुल फारूक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। मुझे बताइएगा, आज शाहिद खाकान अब्बासी से आप लोगों ने आज बड़े दो छक्के मारे हैं और बड़े दो चीज़ों पे बात करी। एक तरफ तो शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा किया है और मैं वो बातें इनिशियली बता चुकी हूँ जो वो कर रहे थे। दूसरी जानिब जो है आप लोगों ने ख़ास तौर पे जो मालियाती कमीशन के हवाले से जो बात हुई है, वो जो 10वां कौमी मालियाती कमीशन है उसकी तश्कील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। ये वजह क्या है इस तरह की बातें और इस तरह की चीज़ें? इस वक्त वैसे ही ऑलरेडी हुकूमत एक वबा से निमट रही है, निमट आजमाए हैं, दूसरी जानिब इस तरह की चीज़ें होंगी। आपको नहीं लगता कि ये सियासी इस वक्त जो है वो एक्शंस आप लोगों ने जो लिए हैं उनको थोड़ा टाइमली अपने टाइम पर आगे जाके करना चाहिए था? देखिए रिजा, पहली बात तो ये है कि आपने शाहिद खाकान साहब जो साबिक वजीर आजम भी हैं जी उनकी नैब पर तनकीद का हवाला दिया है। जी तो आप ऐसा कीजिए कि गुज़श्ता 10 साल के कम अज कम जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान और चारों हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान के रिमार्क नैब के बारे में उठाकर पढ़कर देख लें ठीक है। कि क्या उन्होंने नैब की कार्रवाइयों को सराहा है या तनकीद की है। इसी तरह से ये जो अब नैब का के कानून में आर्डिनेंस से लेके इन्होंने तरमीम की है, वजीर आजम इमरान खान ने और उनके सदर ने मंजूरी दी है रातों रात, तो इसका मतलब है कि इन्हें भी नैब के वो कानून पसंद नहीं है जो मौजूद थे और इन्होंने आर्डिनेंस के जरिए उनमें तरामीम की हैं। फिर ये तो हुकूमत तो आपकी थी ना, अभी आप लोग क्यों नहीं करके गए? 5 साल से तो आप तो उस वक्त कर लेते ना, अब क्यों कह रहे हैं? आप ऑपोजिशन में आके क्यों ना आपको बुरा कह रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं किए? आप रिजा नोट कर लीजिए कि एक बड़े चैनल को शाहिद खाकान साहब ने इंटरव्यू देते हुए एक सवाल का जवाब दिया कि जब मुस्लिम लीग नून ने इसमें तरामीम करने की कोशिश की तो उनको ये पैगाम आया कि अगर आप तरामीम करेंगे तो हम ऊपर अदलिया से ये तरामीम खत्म करवा देंगे, हम ये नहीं चलने देंगे आपकी। उस वक्त उनका कुछ और प्रोग्राम था जिन्होंने ये मैसेज दिया। ये बड़ी क्लियर बात है, ये तो रिपोर्ट भी हुई, प्रिंट मीडिया में भी आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई, तो ये जवाब उसका वही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी मौजूदा जो वज़ीर कानून है उन्होंने भी कहा कि जो नैब के कवानीन का मिस यूज है उसे हम खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, फिर जो कार्रवाई हो रही है एहतसाब की वो भी तो पलड़े बराबर नहीं है। मौजूदा चेयरमैन साहब ने यहाँ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सदारत में एहतसाब की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जनाब मालम जब्बा का रेफरेंस भी तैयार है और पिशावर मेट्रो जो है BRT उसका रेफरेंस भी तैयार है, तो जी वो रेफरेंस आप क्यों नहीं दायर कर रहे? तो फिर नैब में तरमीम होनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी तो आज खत्म करने की बात करेंगे, नैब को खत्म कर देना चाहिए। और तो अगर आप अभी भी बांगे दहल मुतालबा कर रहे हैं खत्म करने का बिला खौफ व खतर, तो जब आपको ये मैसेज मिला था, जिस भी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात अगर बताई है जो कि आप अर्ज कर रहे हैं, तो आप उस वक्त भी बिला खौफ व खतर फिर करने देते जो हो रहा था? आप लोग अपने तौर से खत्म कर लेते। नैब को खत्म करने की जो बात है, आप परवेज मुशर्रफ के दिनों से नैब का बेटा, मैं आपको याद दिलाऊं, हो सकता है आपको याद ना हो, नैब के जो शिकार शुरू में थे उनमें एक सदीकुल फारूक भी था। मुझे मालूम जब है, सुप्रीम मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया, जी जी मुझे तो उस याद वक्त है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्या कहा कि जी हम इसे डंप करके भूल गए। नहीं, लेकिन जरा इस पर तवज्जो दें। 2 साल मुझे जेल में रखा और जब मैं रिहा हुआ तो मुझे इंसाफ जो है 1,05,000 का केस बना के मुझे इंसाफ 11 साल के बाद मिला। 2 साल कैद भी मैंने काटी और सब झूठ का पलंदा था, लेकिन मेरे 2 साल भी गए और मुझे 21 साल के लिए नायल भी किया। तो ये है नैब की तारीख। हमजा अब्बास शरीफ 1 साल से जेल में है, केस नहीं बन रहा। शाहिद खाकान पे इन्होंने केस बनाया, मौजूदा PTI गवर्नमेंट ने, केस नहीं बन रहा। उधर जनाब अली हमारे राणा साहब पर इन्होंने केस बनाया, पंजाब के सदर हैं हमारे, वो देखने क्या केस बनाया। और बहुत से केस ये जो अपना ख्वाजा बिरादरान है लाहौर से, ख्वाजा साद रफीक, उन पर केस बनाया, इन्होंने बनाया, क्या केस बना, तो ये देख लेना। और इन पर जो केस बन रहे हैं
ठीक है। उसके लिए ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं। अच्छा, मैं दीवानसी साहब आपकी जानिब आऊंगी। आप लोग मुतमईन हैं नैब की परफॉर्मेंस से, क्योंकि जहां वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस आप लोग भी लेकर आ रहे हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ पे ठीक नहीं है आप वहाँ ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं, नैब का कानून। और खास तौर पे चूंकि अब ये सवाल कर रहे हैं कि जी खत्म करें, और जिस तरह की बात कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आप लोग साथ देंगे क्या? या क्योंकि केसेस तो जो चल रहे हैं उसमें अभी तक कोई स्टार्टिंग विद जो आज शाहिद closing खाकान नहीं है। अब्बासी साहब ने दो बातें कही हैं, हाँ। वहां से शुरू करते हुए मैं आपको जवाब देता हाँ। हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे फॉर्मर साबिक प्राइम वज़ीर, मिनिस्टर जी। भी हैं, उन्होंने एक बात ये की कि ये जो इन पे नैब के केस चल रहे हैं ये हाँ। ओपन मीडिया में होने चाहिए कि हाँ। दुनिया अवाम भी देखे कि क्या जाली है क्या असली है। हाँ, ये बात पीटीआई ने डिमांड की थी जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ट्रायल चल रहा था। ठीक उस है। टाइम पे शाहिद खाकान अब्बासी खुद प्राइम मिनिस्टर थे, हम्म तब तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। हम्म तब तो उनको मीडिया ट्रायल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था हम्म कि जी आवाम देखे, क्योंकि इनके पास कोई बात ही नहीं थी करने की। आज वो खुद वो डिमांड कर रहे हैं जब वो पीएम नहीं है। जब पीएम थे तो उनका मूड अलग था। नैब के एक सवाल तो आपने सिद्दीक भाई से कर लिया, एक मैं ऐड कर दूंगा हाँ, कि भाई आप लोग पार्लियामेंट में एक बिल तो लाते नैब को अमेंड करने के लिए। आपकी 5 साल हुकूमत रही, उस 5 साल में आपके पास मेजोरिटी थी उस पार्लियामेंट में जिसमें पीटीआई के पास तो मेजोरिटी भी नहीं है। पीटीआई तो एक्चुअली अंडर द गन है, वी आर लेस देन 50%। अलायंस मिला के हम 50% होते हैं ना। नून लीग के पास तो सिंपल मेजोरिटी थी उस जमाने में, तब तो इन्होंने नैब का कोई बिल नहीं लाया। आज शायद खाकान साहब एक प्राइवेट चैनल पे आके कहते हैं जी मुझे ऊपर से ये कहा गया था। वो कौन था ऊपर, नाम भी तो ले लो भाई। एक हर चीज का रूल होता है, आप नाम लेके बात करें कि जी फलाने ने मुझे कहा था। आप फलाने को झूठा तो करें, नहीं जी ऊपर से मुझे कहा था। ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता कौन है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट साहब होते हैं। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब थे। तो क्या ममनून हुसैन ने इनको कहा था? ये धमकी ममनून हुसैन साहब के नाम से कह रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कह रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है। किसी और की तरफ भी इशारा कर रहे हैं ना, तो भाई नाम ले लो, तो देखो फारूक साहब बहादुर बता बनो, दें कि किसका नाम तो ले लो। नाम पूछना ये चाह क्या रहे है हैं। यार, मेरे को ऊपर से कहा था, नीचे से कहा था, साइड से कहा था, घर पे बेगम ने कहा था, ये तो कोई मैं लॉजिक नहीं बताता होती हूँ है। जी जी सचल दीवान साहब के सवाल के जवाब में रिदा मैं ज़ाहिर आपको मुखातिब करके बात करूंगा। जी जी पहली बात तो ये है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने, कैप्टन सफदर, तीनों ने कहा था कि हमारी ये सारी कार्रवाई जो है ये टीवी पर दिखाओ ताकि कौम को मालूम हो कि हो क्या रहा। ये उन्होंने मुतालबा किया था। किस तरह से ये सारा कुछ हुआ, किस तरह से 3 महीने में क्या हुआ, 6 महीने की मुद्दत मुकर्रर की गई, निगरान जज मुकर्रर किया गया। क्या ये निगरान जज कभी आइन के तहत ये मुकर्रर किया जा सकता है? ये सारा मामला किसने किया, ये सारा मामला सबको पता है। अब ये कौन लोग थे, आप मुझसे पूछते हो, तो ये वो लोग थे जिन्हें अमरीकी वजीर खारजा और अमरीकी वजीर दिफा अफगानिस्तान के हवाले से फोन करते हैं, और वजीर आजम और सदर मुमलिकत को, इमरान खान को और आरिफ अलवी को वो फोन नहीं करते, वो उनको करते हैं। इसलिए अब आपको जवाब मिल गया ना। नहीं सर, मैं तो काफी नया लड़का आदमी हूँ पॉलिटिक्स में। आप नाम ले ले, दूसरी मैं बात। नाम से आपने जैसे नहीं, इमरान मैं- खान मैं और डॉक्टर इसलिए- आरिफ अलवी का नाम लिया, आप उनका भी तो नाम ले लेना। मैं तो ये नहीं समझ रहा, पता नहीं क्या रेफर कर रहे हैं। मैं अपना रिदा सचल साहब से बराह रास्त इसलिए होना चाहता कि जी। ये प्रोग्राम खराब हो जाता है। ठीक जी है, जी अच्छा। जी जी अब आपका दूसरी बात यह है, जी हमारे पास कौमी असम्बली में उस वक्त मेजॉरिटी थी, लेकिन सेनेट में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। ये बात ध्यान में रखें। और कानून, कौमी और अपना सेनेट दोनों, पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में मेजॉरिटी होती है, तब जाके कानून अमेंड होता है। अच्छा, अब हम तो ताउन की बात कर रहे हैं ना। हाँ। हम हमारे साथ तो अच्छा, आज वज़ीर आज कानून- वैसे नैब ने अकरम दुरानी साहब पे, जो कि साबिक वफाकी वजीर हैं हाउसिंग के, उनके खिलाफ, और रुखसाना बंगिश साहिबा जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ भी जो है इंक्वायरीज का हुक्म दे दिया है। वो चुन के, मेरा ख्याल में ये, मैं बात आपसे अर्ज करूं, ये कोई 18वीं तरमीम खत्म करने का ये शाफ्ताना है सारा, जो इस वक्त ये सब देख रही है ना आप, तो ये कोई उसका आप एक लोग भी तो शाफ्ताना। बैकडोर से उसमें साथ दे रहे हैं, सुना है। मैंने देखें रिदा, आप मिसाल के तौर पर इस टीवी चैनल की एंकर हैं, आपकी इख्तियारात की कुछ हदें हैं, आप उनसे बाहर नहीं निकल सकती। ये बात है या नहीं है? चलें चलें, आगे आगे चलें, ठीक है आगे चलें। नहीं, ये बात है ना, ये बात है ना। मेरी तो बात छोड़े, हाँ ठीक है, आप अपना बताएं। हाँ। बस इसी तरह ही होता है। अब हाँ। आप आगे आप सवाल पूछे, मैं आप अर्ज करूँ, जवाब आप करूँ। हाँ, नहीं आप लोग अपना बताएं ना।
क्या क्या? 18वीं तरमीम के लिए तो हम जरा ये बता रहे हैं कि आप भी तो पीछे से बैकडोर राब्ते आपके भी तो चल रहे हैं 18वीं तरमीम के बिल्कुल लिए। नहीं, हम 18वीं तरमीम के उस पे आप लोग मौजूदा नैब ही जो- को बेसिकली बेसिक बना रहे हैं कि जो- नैब में तरमीम नहीं। लाएं और आप 18वीं तरमीम के लिए सपोर्ट नहीं, करेंगे हुकूमत को। जो बात हाँ। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो जरा सुन लीजिए। हाँ। पहली बात तो ये है कि खुद पीटीआई के गवर्नमेंट के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब 3 दिन पहले भी तरदीद कर चुके हैं और आज भी, कल जो तरदीद उन्होंने किया वो भी छपी है, कल टीवी चैनल्स ने भी चलाई है कि जी हम कोई 18वीं तरमीम को खत्म नहीं करना चाहते। अच्छा तो ठीक। पहले बात तो ये है हाँ। कि जनाब पीटीआई वाले भी 18वीं तरमीम पे वो यकसू नहीं है। एक मिनिस्टर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है और इमरान खान खामोश है। अच्छा चले जी जी दीवान सिद्दीकी साहब, ऐसा है क्या, एक कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है 18वीं तरमीम पे आप लोग क्या ये वो वेरी बिल्कुल सिंपल स्टैंड है। सिद्दीक भाई मेरे से बहुत सीनियर है, मैं नहीं कुछ कह सकता उनको। बिल्कुल एक सिंपल स्टैंड है कि 18वीं तरमीम बाय इटसेल्फ बहुत अच्छी अमेंडमेंट थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज है। वो फ्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में देखे ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना, उसमें आज तक 23-24 अमेंडमेंट्स हो चुकी है। तो अमेंडमेंट तो ओपन है ना, रास्ता रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई भी चीज हरफे आखिरी तो नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग बॉडी, इट कैन बी चेंज ऑल द टाइम। अच्छा तो जो 18वीं अब तरमीम में जो फ्लॉज है उनको खत्म करना चाहिए। अब 18वीं तरमीम में मैं बिल्कुल एक सिंपल बात मैं अभी जैसे वो कह रहे थे, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, उनसे डायरेक्ट नहीं होता। जबकि वो मेरे बहुत सीनियर है, मैं बिल्कुल उनसे कोई गलत बात कभी भी नहीं करूंगा। और बिल्कुल माहौल में खराब नहीं होने दूंगा सर। बिल्कुल हो ही नहीं सकता ये। एनीवे के अकॉर्डिंग टू द 18 अमेंडमेंट नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड रखा हुआ है उसमें, लेकिन उसमें एक और बात है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। वो ना आज तक सिंध में बनी ना पंजाब में बनी। डिस्ट्रिक्ट्स को पीएफसी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही इतने साल, शहबाज शरीफ साहब 2 टेन्योर वहाँ सीएम रहे। 18वीं तरमीम 2010 में आई थी, उसके बाद वो 8 साल मजीद सीएम रहे। वो पीएफसी नहीं आई, वो साउथ पंजाब जो बेचारा निगलेक्ट होता रहा, देरा गाजी खान। पंजाब में पीएफसी आप लोगों ने किया। अभी हमारे को तो वही 1 साल है, 1.5 साल है। हाँ तो 2 साल, लेकिन हम केपीके में कर चुके हैं। नहीं पंजाब में भी तो आप किए ना। पंजाब में तो हमें 1.5 साल हुआ है ना खाली। तो किया वहाँ। केपीके में क्योंकि हमें 5 साल हो गए तो हमने वहां कर लिया। अच्छा केपीके में हमारी 5 साल गवर्नमेंट रही, 13 to 18 वहां हो चुका है। लेकिन पंजाब में आज तक नहीं हुआ है। तो 18 अमेंडमेंट सिर्फ बातें करने के लिए तो नहीं हो सकता ना। उसके यहाँ एक बात करूँ। जी 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 देखिए, ये चूंकि अच्छे माहौल में बात चल रही है, पहली बात तो ये है जी कि इस वक्त 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम करने की जो बातें हो रही हैं कहीं कहीं, उसकी बुनियादी वजह यह है, वो कहते हैं कि दिफा के लिए और कुछ और चीज़ों के लिए पैसे नहीं, और सूबों का हिस्सा जो है वो ज़्यादा हो चुका है, मरकज का कम है। गालिबन 57.5 जो है वो सूबों का है, 42.5 मरकज का है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? बड़ी ईमानदारी से इसकी वजह यह है कि हमारी मईशत इस वक्त खराब हो गई। जब मईशत की जीडीपी जो थी वो 5.8 थी तो फर्स्ट क्लास चल रही थी, अब -2.5 जाने वाली है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वक्ती तौर पर सुन ले थोड़ा सा सुन ले, बस जल्दी मैं इस पे मुकम्मल करता हूँ। तो ये वक्ती जो मुश्किल है, इसके हल के लिए सूबों को बिठाएं और उनसे वैसे ही कह दें कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, हिस्सा डाल दें, सूबे डाल देंगे। लेकिन ये तरमीम बहुत अरसे के बाद 73 के आइन की रूह के मुताबिक सारी पार्टियों के इत्तेफाक राय से, ये दो चाहे अक्सरियत से नहीं, इत्तेफाक राय से हुई है। इसे छेड़ेंगे तो सूबे मरकज से दूर होंगे, फिर कहीं दुश्मन आ जाएगा, फिर कुछ और होगा, नुकसान होगा। चलिए सही है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका। एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। जहां एक तरफ वफाक में इस वक्त नैब के ऊपर और मालियाती कमीशन पे हमने ब्रेक से पहले बात करी, जिस तरह की सिचुएशन इमर्ज हुई है, वहीं दूसरी जानिब सिंध के अंदर अगर बात करें, सिंध में एक मरतबा फिर माली एमरजेंसी लगाने का मुतालबा किया गया अपोजिशन की जानिब से, और उसमें फिरदौस शमीम नकवी जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया, जिसके जवाब में आज मुर्तज़ा वहाब साहब भी फरमा रहे थे कि बरतानिया और अमरीका, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, कनाडा से लोग इलाज के लिए सिंध आए हैं।
तो आखिरकार ये कौन से लोग हैं जो आए हैं और वो कौन से बेरोजगार सियासतदान हैं जिनके ऊपर वो बात कर रहे थे कि गवर्नर राज का शोषा छोड़ रहे हैं। बहरहाल जी इस पे बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में तो ऑलरेडी दीवान सचिल साहब बैठे, लेकिन हमें ज्वाइन किया है मजीद हमारे साथ इस वक्त इस्माइल राहू साहब हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इस्माइल राहू साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्माइल राहू साहब ये बताइएगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस से वफाक जो है वो क्यों परेशान है, क्यों मुतमईन नहीं है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई झगड़ा वफाक और सूबे सिंध का जो है वो एक तनाजुर बन के सामने खड़ा हो जाता है और आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में जहां कोरोना वायरस जैसी वबा का सामना है, वहां पर भी आपस में सियासत और बयानबाजी से कोई पीछे नहीं है, आगे आगे पेश पेश हैं सारे के सारे। और अब आज तो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि सिंध में माली इमरजेंसी और गवर्नर राज की बात कर दी है सिंध ऑपोजिशन ने। देखें रिदा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि ये जो बात की गई है माली इमरजेंसी की जी, और ये कोई न तो नई बात है न कोई पहली मर्तबा की जा रही है। असल में जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो ये बात है कि इनसे परफॉर्मेंस सिंध हुकूमत की हजम नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, टॉलरेट नहीं हो रही है। अच्छा, अगर सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस गलत होती, अगर सिंध हुकूमत के इकदामात गलत होते, अगर सिंध हुकूमत का रवैया गलत होता, सिंध हुकूमत के उठाए हुए एक्शंस गलत होते, तो फिर तो कोविड में ये अमल नहीं करते। कौन सा ऐसा कदम, कौन सा ऐसा इक़दाम, कौन सा ऐसा मरहला, कौन सा ऐसा फेज था जो सिंध हुकूमत ने उठाया और फिर फॉलो अप में वफाकी हुकूमत ने नहीं उठाया, इस्लामाबाद ने नहीं लिया वो फैसला, या फिर दूसरे प्रोविंसेस ने, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान ने अमल नहीं किया। तो बात यह है कि असल में इनसे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा पहले दिन से ही, इंतखाबात के फौरन बाद ही, जब सिंध के अवाम का जो मैंडेट है, सिंध के अवाम ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का मुजाहरा जो किया है, सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया है, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनके ख्वाब से, इनके आदर्श से, इनके बड़े बहुत कुछ किया गया ड्रामा कि किसी न किसी सूरत में, जिस तरह पूरे मुल्क में इन्होंने कोई तरीका करके, जो भी करके मामलात करके किसी न किसी तरीके से अपनी सिलेक्टेड गवर्नमेंट ले आए, पंजाब में भी ले आए, KPK में भी ले आए, फेडरल गवर्नमेंट में भी ले आए। इसी तरह ये चाहते थे कि सिंध पे भी सिलेक्टेड मुसलत हों। लेकिन सिंध की अवाम ने शऊर का मुजाहरा करते हुए बाहिम्मत तरीके से इनको मुस्तरद किया, इनकी साजिशों को नाकाम किया। जो भी साजिशें रचाई गई, जो भी प्लान बनाए गए, सब के सब नाकाम बनाए गए। ये तो कारकर्दगी, मैं एक मिनट में बात, ये कारकर्दगी और ये माली इमरजेंसी की बात तो ये अभी हो रही है, लेकिन कौन सा ये 18 जुलाई 18 के बाद कौन सा दिन है जिसमें सिंध पे कभी आर्टिकल 169, कभी 18th अमेंडमेंट, कभी गवर्नर रूल, कभी क्या, कभी क्या, आर्टिकल 234 की बात हो गई है। मैं थोड़ा एक बात पूरी कर लूं क्या, हर वक्त कोई ना कोई बात करते हैं कि जी सिंध 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 सिंध। इनको अभी जो नजर आ रहा है वो फकत सिंध है, जो सिंध के इकदामात हैं, सिंध के जो फैसले हैं, कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी के साथ है, सिंध हुकूमत के साथ है, सिंध हुकूमत उनकी खिदमत कर रही है। ये इनसे नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। ये किसी न किसी तरीके से सिंध के मैंडेट को रोकना चाहते हैं, ये किसी न किसी तरीके से मुसलत करना चाहते हैं। ये जो बात करते हैं गवर्नर। अच्छा इस्माइल राहू साहब, मुझे इसी में ऐड अप कर दें, मुझे इसी में बता देना कि मुर्तजा वहाब साहब कहे थे कि बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, कनाडा से लोग इलाज के लिए सिंध में आए हैं। आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो सिंध में आए हैं वहां से इलाज कराने के लिए? मेरे ख्याल में ये हम डिटेल्स दे चुके हैं NICVD में, और गंबत का इंस्टीट्यूट जो है उसमें जो लोग आए हैं इलाज के लिए, अमेरिका से आए, कनाडा से, जो भी आए हैं, देखें बहुत सारा बड़ा तादाद है ये NICVD में और गंबत में इलाज के लिए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तादाद दूसरे प्रोविंसेस का है। एग्जैक्ट जो पंजाब से भी आए हैं, KPK से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं। KP बलूचिस्तान से तो समझ आ रहा है, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या अमेरिका, बरतानिया वगैरह, कनाडा से भी लोग आए? अगर बात की गई है तो जरूर आएंगे। मेरे ख्याल में
कुछ दिन पहले हमने फिगर्स जारी किए थे, नाम भी जारी किए थे, पूरा तफसील जारी किया था, परसेंटेज जारी किया था उसका कि कितने ट्रीट हुए हैं पेशेंट्स टोटल, जिनमें सिंध का तादाद कितना है, जिसमें पंजाब का तादाद कितना है, केपीके का रेशो क्या है, बलूचिस्तान का परसेंटेज उसमें क्या है, और जो बाहर ममालिक से लोग आए उनका रेशो क्या अच्छा, है। ये हम मुझसे जारी कर इस्माइल चुके राव हैं। साहब, मुझसे भी सोशल ये मीडिया पे मुख्तलिफ ऐप से अच्छा, मुझसे भी ये इनका शेयर मतलब- करिएगा डिटेल्स, ये जो कनाडा अमेरिका से जो लोग खासतौर पर आए ना, क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहूंगी कि हमसे भी ये डेटा जरूर शेयर कीजिएगा। बरतानिया, जरूर। कनाडा वगैरह से जो लोग आए हैं, मैं जरा दीवान सिंह साहब की इजाजत, दीवान सिंह साहब, आप इतनी मतलब आप सोचें कि बरतानिया कनाडा से लोग आ गए यहाँ कराने के लिए, बरतानिया और कनाडा से लोग आए हैं गंबट में इलाज गंबट में करवाने। एनआईसी बीडी में, तो अल्लाह अगर वो ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली बात है, मैं वो भी तो कह रहे हैं इस्माइल ना, भाई की एक तो बड़ी बातों आप लोग क्यों उनसे नाला है? अच्छा, मैं वही जवाब देना हाँ। चाह रहा हूँ। ये जो कह रहे थे हम इनकी परफॉर्मेंस की वजह से नाराज हैं, मतलब पीटीआई परफॉर्मेंस की वजह से नाराज हैं, हाँ, तो मेरे को इस्माइल भाई बहुत सीनियर हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ। ये मुझे थोड़ा हाईलाइट कर दें कि पंजाब या केपीके या बलूचिस्तान के ऐसा कौन सा प्रोविंस है जहाँ बच्चे भूख से मर रहे हों। इनकी तो इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है बकौल उनके, जहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में एड्स फैल गई हो। ऐसे कोई और डिस्ट्रिक्ट इनको याद है? यहाँ सिंध के तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो कहेंगे हमारी परफॉर्मेंस से आप जलते हैं। सेलेक्टेड की उन्होंने बात की, पंजाब नेशनल असेंबली और केपीके में सेलेक्टेड गवर्नमेंट है। किसने सेलेक्ट की? अवाम ने सेलेक्ट की, लेकिन सिंध वालों ने इन पे भरोसा किया। मतलब 3 जगहों पे मैन्युपुलेशन हो सकती थी, सिंध में नहीं हो सकती थी। जिन्होंने भी मैन्युपुलेशन कराई वो बेचारे इतने वीक थे, इतने कमजोर थे कि वो बाकी पाकिस्तान में करवा सकते थे लेकिन सिंध में नहीं करवा सकते थे। अच्छा, सिंध में भी कराची में करवा लिया उन्होंने, इंटीरियर सिंध में खाली नहीं करवा सके। कितने बेचारे कमजोर लोगों का हवाला देते हैं यार, कितनी, मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। असेंबली का एक बात बताएं मिनिस्टर साहब, मेरे को अगर माइंड ना करें एक छोटा सा सवाल कर लूं। हाँ, जो इनको एतराज है हमने गवर्नर आज की क्यों डिमांड की है। हाँ। असेंबली का एक कानून है कि अगर अपोजिशन सेशन रिक्वेस्ट करती है हाँ। तो 14 दिन में उनको असेंबली बुलवानी है, ये लॉ है। जी बिल्कुल, हमने 10 दिन पहले असेंबली रिक्वेजिशन की थी, ठीक है, आज की डेट रखी गई थी। हाँ, अचानक कल रात को टीवी पे चला, मेरे पास नोटिफिकेशन तो आज आया, हाँ, लेकिन कल रात को टीवी पे चल गया कि असेंबली अब जून में बुलाई जाएगी। तो 14 दिन का वो कानून इन पे लागू नहीं होता, लेकिन 18th अमेंडमेंट और पता नहीं कौन सी अजीब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें बता रहे थे। हाँ। तो भाई वो लॉ भी तो फॉलो कर लो जो उसमें लिखा हुआ है। ये किताबी बातें या सिर्फ टीवी शोज पे डिस्कस करें हम लोग। मिनिस्टर साहब खाली इस बात का मेरे को एक जवाब देते, बाकी बातें तो जब गंबट में अमेरिकन मेरे को मिलेंगे तो मैं भी देखूंगा कौन आया था इलाज करवाने। चले साथ ही चलेंगे वैसे गंबट, मिनिस्टर साहब को लेके ही चलेंगे अपन। इस्माइल राव साहब, मुझे बता दें, ये जो 14 दिन के बाद जाहिर सी बात है ये तो आपका कानून है और उसके मुताबिक आपने तो बुलाना होता है सेशन, तो फिर क्यों नहीं कॉल हुआ सेशन? ये क्या हुआ? क्या कल का तो डेट दे भी दी थी आज की डेट दी हुई थी। आज की, बल्कि हाँ देखें, बिल्कुल। ये स्पीकर ने बिल्कुल इजलास रखा था, इजलास बुलाया था और फिर इसको 3 जून को बुला लिया है, रख लिया है, इसमें कोई मसला नहीं सर है। 14 दिन का रूल है। हम कोई भागने वाले नहीं है सर 14 दिन जो कानून है, नहीं है, हम कोई भागने वाले नहीं है सर 14 दिन का रूल है ना, लेकिन करना चाहते हैं हम पेश करना जानते हैं इनको। ये असेंबली बुला लें, असेंबली में आए भी सही, बात भी करें असेंबली में आके। मेरे को नहीं, ये 14 दिन का 14 दिन का रूल है ना। जो 3 जून को तो रखा हुआ है ना। यार 14 दिन के बाद है ना वो तो 3 जून। सर 14 दिन तो 23 तारीख को खत्म हो जाएंगे। आपको बताएंगे, ये तो असेंबली में आके स्पीकर साहब आपको बताएंगे। आप मिनिस्टर है सर, को यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। हाँ, इस्माइल राव साहब, आप बताएं। आप बताएं ना कि 14 दिन 23 तारीख को सर खत्म हो जाएंगे। 3 जून को बुला लिया है सर लेकिन 23 मई को 14 दिन खत्म हो जाएंगे आपके, जिसपे जो अकॉर्डिंग टू लॉ 23 मई तक आपने बुलवानी देखें, थी। ये मुझे नहीं पता इन्होंने कब रिक्वेजिशन कराई थी और सर 9 मई को करवाई थी। 9 मई को करवाई थी सर। ये तो खैर असेंबली में ही आएंगे तो पता पड़ेगा। बात हो सर इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप लोग डर क्यों रहे हैं अपोजिशन से कि असेंबली नहीं बुलवा रहे। अच्छा एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, पंजाब में नेशनल असेंबली में रिक्वेजिशन पीपीपी ने दी। अच्छा एक मिनट, उनकी बात सुनिए। केपीके में कोई बच्चा नहीं मरता। हाँ। इस कोरोना वायरस में भी कोई और किसी सूबे में केपीके में नहीं मरा, पंजाब में नहीं मरा, फकत सिंध में मरे हैं। तो क्या बात नहीं मैंने कोरोना की तो बात ही नहीं की, मैं तो डाइट चिल्ड्रन ऑफ थर की बात की थी। बना दिया है खुदा करिए, इतना ऐसे यानी इतनी ईसाई के साथ ऐसी बात की जाए।
हाँ। कि यानी बाकी कहीं कोई यानी ये बात कर रहे हैं कि किसी सूबे में बच्चा नहीं मर रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं जहाँ इस तरह हालात हो, जैसे HIV लारकाना में फैली थी। पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में HIV नहीं फैल गई इस तरह। अस्पतालों का जो आता केसेस है, तो हर जगह हो रहे देख हैं, लें। लेकिन ये जो अभी आज भी लाहौर ये की मिसालें देते हैं, जिसकी इलाज की मिसालें देते हैं, वहाँ मेडिकल स्टाफ डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, वो चीख पुकार रहे थे कि हमें इक्विपमेंट तक नहीं दिए, प्रोटेक्शन की जो हिफाजत इंतजाम हमारे नहीं है। ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं यार। जी इस्माइल राव साहब आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब बात की जाए, कोई सुलझी हुई समझदारी की बात की जाए। हम बैठे हैं बात करने के लिए। सर असेंबली बुलाएंगे तो बात करेंगे ना, घर थोड़ी आएंगे। हाँ, असेंबली में आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। सर अकेला जाके मैं क्या करूंगा, आप भी तो आए। हाँ, असेंबली में आ जाएगा। अच्छा इस्माइल राव साहब, वैसे अकॉर्डिंग टू लॉ 14 डेज के बाद आपने बुलानी होती है असेंबली, जब रिक्वेजिशन ऑपोजिशन देती है, तो आज का टाइम रखा था, तो फिर इसके बाद आप लोगों ने क्यों डिले किया? क्योंकि आज एक दिन बुला लेते मुझे पता नहीं है, वजह नहीं है कि क्या हुआ है। तो जाहिर है ये तो असेंबली में जब आएंगे तो असेंबली में स्पीकर साहब ने ही इजलास बुलाया, स्पीकर साहब ने उसको फिर जो है वो एडजन किया है। स्पीकर का अख्तियार होता है तो वो बुला के एडजन करते हैं। अभी जब गवर्नर आज लगा देंगे तो इनको बता देंगे कि क्यों लगाए, पर पहले क्यों बताए? हम भी गवर्नर आज लगा के इनको बताएंगे ना इसने लगाया था। ये भी रूल्स हैं कि स्पीकर का अख्तियार है, कभी भी किसी भी वक्त वो उसका डेट चेंज कर सकते हैं। तो इस्माइल राव साहब, फिर हम भी जब गवर्नर आज लगा लेंगे तो आपको बता देंगे हमने क्यों लगाया है, पहले आपको हम क्यों बताएं? मैं यही सवाल करने वाली थी, अब आप मना करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, मैं यही मैं पूछ तो रही थी गवर्नर आज नहीं बताऊंगा, अब तो मैं भी लगाने के बाद बताऊंगा। अच्छा, लेकिन आप इतने श्योर है कि आप लोग लगाने जा रहे हैं गवर्नर? जो इनके ये जिस तरह भागते फिर रहे हैं तो ये गल है ना। गवर्नर रूल लगा लें। हैं जी इस्माइल राव साहब? गवर्नर रूल कब नहीं लगा? गवर्नर रूल पाकिस्तान के अंदर जनरल अयूब खान के वक्त में गवर्नर रूल था। हाँ। भुट्टो साहब के वक्त में केपीके और बलूचिस्तान में भी गवर्नर रूल लगा था। 1974 में आप लोगों ने केपीके और बलूचिस्तान की असेंबली डिसॉल्व की थी और वहां पे दोनों जगहों पे गवर्नर रूल लगाया था। उस दौर में ये जो कह रहे हैं कि गवर्नर रूल और गवर्नर रूल, तो ये गवर्नर रूल तो जो ये चाहते हैं इनको तो चाहिए वही। 74 में दो सूबों में लगाया था, हम तो फिर भी एक पे लगा रहे हैं। जो सिलेक्टर्स को पसंद हो वो जो चाहे, तो मेरे ख्याल में ये बात ये चाहते हैं गवर्नर रूल अगर इनमें ताकत है तो लगा के देख लें। अगर जरूरत है सिंध के अवाम का मैंडेट ये जरा रोंदना चाहते हैं तो। सर 74 में बलूचिस्तान और केपीके में गवर्नर रूल लगाया था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, और अपोजिशन लीडर को उठा के जेल में डाल दिया था, जो उस टाइम पे खान अब्दुल वली खान थे। उनको हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस, हैदराबाद ट्रीशन केस में जेल में डाला था और गवर्नर रूल लगाया था केपीके एंड बलूचिस्तान में। देखें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी अदवार और दौर गुजरे हैं। अगर जो 70s में चीजें हुई, इस वक्त दूसरा मतलब जब कोई और कोई वो गवर्नर रूल लगाए तो जायज है, हम लगाए तो नाजायज है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब गवर्नर रूल लगाया था तो वो सही था, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लगाए तो गलत हो जाएगा। बात कर ले या मैं बात कर लूं? चले ये तो मैं, अच्छा एक सेकेंड, ये तो चले अब वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त भी गवर्नर रूल लगा था, हिस्ट्री है। लेकिन आज जो आप रेफरेंस देते हुए कह रहे हैं और जिस तरह इस्माइल राव साहब कह रहे हैं, अब इस सारी सिचुएशन को तो अब मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नर रूल हल नहीं है। और इस दौर में गवर्नर रूल लगाना, इनमें ताकत होती तो लगा चुके होते। अच्छा, अगर इनमें ताकत होती तो ये लगा चुके होते, लेकिन नहीं लगा सकते और हल नहीं है, लगा किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्माइल राव साहब आपका, दीवान सचिल साहब आपका, दोनों मोहतरम हमारे को बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।